नमस्कार साथियों, शिक्षा विभाग अनूपगढ़ जिला के ऑफिशियल चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शशि सिडाना आज आपके बीच जो टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं वो टॉपिक है संकरण। कक्षा 11 का ये टॉपिक जो कक्षा 12 या जब तक हम लोग केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं तब तक ये टॉपिक जो है हमारे काम आता है। कक्षा 11 में भी, कक्षा 12 में भी, या फिर जब तक हम लोग केमिस्ट्री रीड करेंगे तब तक ये हमारा टॉपिक जो है हमारे काम आने वाला है, संकरण। कक्षा 11 के अंदर ये टॉपिक जो हमारा चैप्टर है रासायनिक आबंधन एवं आणविक संरचना, उसके बीच ये टॉपिक है और डेफिनेटली इससे हाफ ईयरली एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है। सबसे पहली बात, संकरण की परिभाषा क्या है। संकरण में होता क्या है, लगभग समान ऊर्जा के कक्षक आपस में जुड़ते हैं। जिनकी ऊर्जा लगभग समान होती है, लगभग समान ऊर्जा के जो कक्षक होते हैं वो आपस में जुड़ते हैं। लगभग समान ऊर्जा के कक्षक, ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए उनकी ऊर्जा में, थोड़ा बहुत अंतर होता है। जैसे मान लो 2s है और 2p है, ये जुड़ गया ना, तो इनकी ऊर्जा एग्जैक्ट तो इक्वल नहीं होगी लेकिन लगभग इक्वल होगी। जब ये आपस में जुड़ते हैं, आपस में संयोग करते हैं, एक दूसरे के नज़दीक आते हैं, तो ये क्या करते हैं, अपनी ऊर्जा का आदान प्रदान करते हैं। यानी जिसकी ऊर्जा कम है, ज़्यादा ऊर्जा वाला कक्षक उसको थोड़ी ऊर्जा देता है ना, कम ऊर्जा वाला कक्षक उससे थोड़ी ऊर्जा ले लेता है। तो इस तरह से क्या करते हैं, अपनी ऊर्जाओं का आदान प्रदान करते हैं। और आदान प्रदान करने के बाद इनकी जो ऊर्जा है वो बराबर हो जाती है, बिल्कुल समान हो जाती है। तो ये समान ऊर्जा वह समान आकृति के नए कक्षक बनाते हैं। समान ऊर्जा वह समान आकृति के नए कक्षक बनाते हैं। जैसे अभी तो इनकी आकृति भी अलग अलग है, हम देख रहे हैं। जैसे S गोलाकार है, P डमलाकार है, लेकिन जब एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो ये अपनी ऊर्जाओं का आदान प्रदान करते हैं और समान ऊर्जा और समान आकृति के नए कक्षक बनाते हैं। अभी नए कक्षक बनते कितने, जितने ये कक्षक भाग ले रहे हैं। जैसे भी मैंने दिखाया कि एक S और एक P ने भाग लिया है तो दो ही नए बनेंगे। अगर मैं यहाँ एक P और लगा लूँ तो 3 कक्षक भाग लेंगे तो 3 नए बन जाएंगे। अगर एक P और लगा लूँगा, एक P अगर और लगा लूँ तो 4 कक्षक भाग लेंगे, एक S और 3 P, तो 4 नए बन जाएंगे। तो जितने कक्षक संकरण में भाग लेते हैं उतने ही कक्षक जो होते हैं वो नए बनते हैं, है ना। अब संकरण, अब देखो नए जो बनेंगे संकरण में कक्षक, तो उनकी आकृति और ऊर्जा बिल्कुल सेम होगी। आकृति और ऊर्जा बिल्कुल सेम होगी। तो जैसे ये एक S और एक P भाग ले रहा है तो दो ही नए बनेंगे और उनकी आकृति बिल्कुल सेम होगी। दोनों के दोनों यही शेप रखेंगे। दोनों दो कक्षक जो बने उन दोनों की शेप यही है। दो कक्षक जो बने हैं उन दोनों की शेप यही है। तो समान ऊर्जा और समान आकृति के नए कक्षक बनाते हैं। कितने, जितने कक्षक संकरण में भाग लेते हैं उतने ही नए कक्षक बनते हैं। इन नए बनने वाले कक्षकों को हम लोग संकृत कक्षक बोलते हैं। ये नए बनने वाले कक्षक संकृत कक्षक कहलाते हैं और ये जो प्रक्रिया है पूरी, इसको ही हम लोग संकरण कहते हैं। तो क्या होता है संकरण, डेफिनेशन फिर क्लियर कर लें। लगभग समान ऊर्जा व भिन्न भिन्न आकृति, आकृति भिन्न भिन्न होती है उनकी, ऊर्जा लगभग समान होती है। लगभग समान ऊर्जा व भिन्न भिन्न आकृति के कक्षक परस्पर संयोग कर अपनी ऊर्जाओं का आदान प्रदान करते हैं और आदान प्रदान करने के बाद वो समान ऊर्जा और समान आकृति के नए कक्षकों का निर्माण करते हैं। इन नए कक्षकों को हम लोग संकृत कक्षक कहते हैं और यह जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को हम लोग संकरण कहते हैं। अब संकरण के जो 11th में प्रकार दिए हुए हैं वो कौन कौन से हैं संकरण के प्रकार, तो उसमें एक तो है SP संकरण। SP संकरण का मतलब एक S कक्षक और एक P कक्षक भाग ले रहा है। SP जो अभी डायग्राम में दिखाया था कि एक S और एक P कक्षक भाग ले रहा है, SP संकरण। एक होता है SP2 संकरण, नाम से पता लग रहा है SP2 मतलब इसमें एक S और 2 P कक्षक भाग लेते हैं। तो एक P कक्षक ये हो गया और एक P कक्षक ये हो गया। एक S और 2 P कक्षक भाग लेते हैं। P कक्षक 3 प्रकार के होते हैं, PX, PY और PZ, है ना। तो इसमें एक S और 2 P भाग लिए। एक होता है SP3 संकरण,
sp3 संकरण। तो ये भी नाम से पता लग रहा है कि इसमें एक s और 3p कक्षक जो है वो संकरण में भाग लेते हैं। अब एक s और 3p कक्षक भाग ले रहे हैं संकरण में, तो ये होता है sp3 संकरण। अब बनेंगे कितने? जितने भाग लिए उतने बनेंगे। जैसे इसमें एक s और एक p भाग लिया है तो दो नए बनेंगे जिनकी ऊर्जा बिल्कुल सेम होगी और संरचना भी यानी आकृति भी सेम होगी। इसमें एक s और 2p ने भाग लिया है तो 3 नए बनेंगे। इसमें एक s और 3p ने भाग लिया है तो 4 नए बनेंगे। तो इस प्रकार जो संकृत कक्षक बनते हैं वो भाग लेने वाले कक्षकों की संख्या पर डिपेंड करते हैं। अब ये जो दो कक्षक बने हैं, जब कोई अणु बनेगा, अभी तो हम लोग सिर्फ एक परमाणु के कक्षकों की बात करें, अब अणु बनेगा तब संकरण किस प्रकार से करना है। तो जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं BeCl2। BeCl2 में केंद्रीय परमाणु यानी Be का संकरण हम लोग ज्ञात करेंगे। BeCl2 में Be का संकरण, बेरिलियम का संकरण। तो संकरण में मैं बता दूं आपको, कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। एक नंबर बात, संकरण में केवल संयोजी कोश वाले कक्षक ही भाग लेते हैं। संयोजी कोश के कक्षक ही भाग लेते हैं। जैसे अभी उदाहरण से देखेंगे हम लोग, संयोजी कोश के कक्षक ही भाग लेते हैं संकरण के अंदर केवल। दूसरी बात, संकरण में रिक्त, अर्धभरे और पूर्ण भरे तीनों प्रकार के कक्षक भाग ले सकते हैं। रिक्त भी, अर्धभरे भी और पूर्ण भरे भी। तो ये दो मेन बातें आपने ध्यान रखनी है। तो भाग लेंगे संयोजी कोश के कक्षक और दूसरा खाली भी भाग ले सकते हैं, अर्धभरे भी भाग ले सकते हैं और पूर्ण भरे भी भाग ले सकते हैं। जैसे मैं बात करूं बेरिलियम की, BeCl2 मेरे पास है। BeCl2 में मेरे को बेरिलियम का संकरण निकालना है। कैसे निकालेंगे? Be जो है उसका आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है, मतलब वो कितने नंबर पे आवर्त सारणी में आता है। तो Be जो है वो आता है 4 नंबर पे। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनेगा 1s2 2s2, यानी 4 नंबर पे आता है, मतलब इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में भरा जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन मैंने 1s में भर दिए और 2 इलेक्ट्रॉन मैंने 2s में भर दिए, 4 पूरे कर दिए। अब ये देखें, ये पहली कक्षा है, 1s लिखा है तो मतलब पहली कक्षा है, 2s लिखा है तो मतलब दूसरी कक्षा चालू हो गई। तो जो दूसरी कक्षा चालू होगी, बाह्य कक्षा चालू हो गई है ना, यही इसका संयोजी कोश है। यही संयोजी कोश है, यही कक्षक जो है संकरण में भाग लेंगे। पहली कक्षा पूरी भर चुकी है तो ये संकरण में भाग नहीं लेंगे। दूसरी कक्षा जो चल रही है उसी को हम लोग संयोजी कोश बोलते हैं, बाह्य कोश को ही संयोजी कोश बोलते हैं। तो दूसरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन ही संकरण में भाग लेने वाले हैं, दूसरी कक्षा के कक्षक ही संकरण में भाग लेने वाले हैं। 2s में 2p भी होता है, 2p बिल्कुल खाली है। मैंने भी आपको बताया कि इसमें पूर्ण भरे, अर्ध भरे, खाली तीनों प्रकार के कक्षक भाग ले सकते हैं। तो संयोजी कोश में दूसरे कोश में 2s भी होता है और 2p भी होता है, दोनों होते हैं। तो 2s और 2p दोनों भाग ले रहे हैं। अब देखें हम 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, 2p बिल्कुल खाली पड़ा है, ये 2p है। तो ये बेरिलियम है। आध्याय अवस्था या सामान्य अवस्था इसको बोलते हैं। सामान्य अवस्था में ये बेरिलियम पड़ा है। अब अपने को बनाना है BeCl2। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अपने को BeCl2 की बात करें हम लोग, BeCl2। तो BeCl2 में देखें, Be जो है वो 2 Cl से जुड़ा है, मतलब ये 2 बंध बना रहा है। अब 2 बंध कैसे बनते हैं? देखो, इस बंध में एक इलेक्ट्रॉन Be का है, एक इलेक्ट्रॉन Be का है और एक इलेक्ट्रॉन Cl का है। इस बंध के अंदर एक इलेक्ट्रॉन Be का और एक इलेक्ट्रॉन Cl का है, मतलब इलेक्ट्रॉन का साझा किया हुआ है। ठीक है, ऐसे ही इस बंध में भी एक इलेक्ट्रॉन Be का है, एक Cl का है, मतलब यहाँ भी इलेक्ट्रॉन का साझा किया हुआ है। सहसंयोजक बंध है, ये कोवलेंट बॉन्ड है, सहसंयोजक बंध है। यहाँ इलेक्ट्रॉन का साझा किया हुआ है। अब साझा करने के लिए जरूरी है कि Be के पास एक इलेक्ट्रॉन हो, मतलब इस तरह का कक्षक हो, जैसे ये इस तरह का कक्षक हो, तभी तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें Cl का आएगा, एक इलेक्ट्रॉन Cl का आ जाएगा। भाई एक इलेक्ट्रॉन तो
Be का आ गया इसमें, ये वाला इलेक्ट्रॉन तो आ गया Be का, और ये वाला इलेक्ट्रॉन आ गया Cl का, साझा हो गया, बिल्कुल समझ सकते हैं आप। तो ये ग्राउंड स्टेट है, सामान्य अवस्था है। अब होगा क्या, Be जाएगा उत्तेजित अवस्था में, Be जाएगा उत्तेजित अवस्था में, एक्साइटेड स्टेट में। Be किस में गया, अब उत्तेजित अवस्था में, क्योंकि अभी तो इसके पास ये पूर्ण भरा कक्षक है, यहाँ तो साझा हो नहीं सकता, ये पूरा भरा हुआ है। एक कक्षक में हम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं और यहाँ 2 आए हुए हैं, यहाँ साझा नहीं हो सकता। तो बी क्या करेगा, उत्तेजित अवस्था में जाएगा। उत्तेजित अवस्था में क्या करेगा, ये एस का एक इलेक्ट्रॉन पी में शिफ्ट कर देगा, क्योंकि इसने 2 बंध बनाने हैं ना, तो इसके पास कम से कम 2 ऐसे कक्षक होने चाहिए जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हो, जहाँ एक इलेक्ट्रॉन Be का और एक इलेक्ट्रॉन Cl का आए और साझा हो सके। तो अब Be ने क्या किया, 2s का एक इलेक्ट्रॉन 2p में दे दिया, तो अब 2s में रह गया एक इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन चला गया 2p में, एक इलेक्ट्रॉन चला गया कहाँ, 2p में। तो ये एक इलेक्ट्रॉन 2p में आ गया, एक 2s में चला गया। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ Cl अपना एक इलेक्ट्रॉन देके साझा कर सकता है, यहाँ भी Cl अपना एक इलेक्ट्रॉन देके साझा कर सकता है। इस प्रकार 2 Cl जो है वो यहाँ जुड़ सकते हैं। अब पॉसिबिलिटी है कि यहाँ 2 Cl जुड़ जाए, है ना। तो अब इसमें क्या हुआ, वापस देख लें, S का एक इलेक्ट्रॉन P में चला गया, तो इस प्रकार यहाँ जो है वो Cl जुड़ सकता है, यहाँ जुड़ सकता है Cl इन 2 के साथ। तो ये संकरण बना Sp, क्योंकि इसमें एक S और एक P कक्षक ने भाग लिया। अब आप देखें, एक S, ये S हो गया और ये P हो गया, एक S और एक P कक्षक ने, ये 2s वाला हो गया, है ना, और ये वाला 2p वाला हो गया। तो इस प्रकार एक S और एक P कक्षक ने भाग लिया है। तो इस प्रकार इस संकरण को हम लोग Sp संकरण के नाम से जानते हैं। तो अब इसमें एक S और एक P ने भाग लिया है और संकरण से बनते हैं संकृत कक्षक। तो संकृत कक्षकों में फिर Cl जो है वो अपना एक एक इलेक्ट्रॉन देता है, साझा कर लेता है, एक Cl यहाँ साझा कर जाएगा, एक Cl यहाँ साझा कर जाएगा। तो इस प्रकार BeCl2 में Sp संकरण आएगा, और Sp संकरण में जो आकृति बनती है वो रेखीय आकृति होती है। तो इस प्रकार BeCl2 की आकृति रेखीय होती है और बंध कोण 180 डिग्री का होता है, बंध कोण 180 डिग्री का होता है। अब जो 2 कक्षक बने Sp संकरण से, क्योंकि इसमें एक S और एक P ने भाग लिया। अब अगर मैं BeCl2 की अणु आकृति दिखाऊं आपको, तो एक S और एक P ने भाग लिया, तो 2 Sp संकृत कक्षक बने। तो ये एक S कक्षक है, ये P कक्षक है, और ये 2 Sp संकृत कक्षक है, क्योंकि संकरण से संकृत कक्षक बनते हैं। तो ये 2 Sp संकृत कक्षक बने हैं। अब Sp संकृत कक्षक जो होते हैं ना, वो रेखीय आकृति में आ जाते हैं। तो ये रेखीय आकृति में आ गए। तो इस प्रकार ये 2 कक्षक जो थे, एक इस तरह से और दूसरा इस साइड से रेखीय आकृति में व्यवस्थित हो गए। अब एक इलेक्ट्रॉन इस कक्षक में पड़ा है और एक इलेक्ट्रॉन ही इस कक्षक में पड़ा है। देखा हमने ऊपर कि दोनों कक्षकों में, यहाँ वापस देख सकते हैं, इस पोजीशन पर देखें, यहाँ दोनों कक्षकों में क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन तो Cl का आया है, Be का तो एक एक ही इलेक्ट्रॉन पड़ा था ना दोनों में, तो वो Be का एक एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है, तो वो एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों में पड़ा है। अब Cl आया, Cl ने यहाँ एक इलेक्ट्रॉन का साझा किया, तो Cl जो होता है ना, Cl आता है 17 नंबर पे। तो 17 नंबर पे देखें तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। तो 3p5 में देखें आप, यहाँ Cl के पास एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ, देखो 3p5 में 1 2 3 4 5। तो इस प्रकार Cl का P कक्षक आएगा यहाँ, और P की आकृति कैसी होती है, डंबलाकार। तो Cl का जो कक्षक लेंगे ना हम लोग, वो P कक्षक का यहाँ ओवरलैप करवाएंगे। ये Cl का कक्षक आ गया। ये इसमें एक इलेक्ट्रॉन पड़ा था, तो वो साझा हो गया। अब ये तो Be का संकरण था Sp, Be के कक्षक हो गया Sp संकृत कक्षक, और ये Cl का P कक्षक आ गया, जहाँ एक इलेक्ट्रॉन पड़ा था, यहाँ साझा हो गया। तो इस प्रकार BeCl2 की आकृति बनी। तो ये BeCl2 की आकृति जो है आपको सामने दिखाई गई है। तो ये BeCl2, बाकी आप संकरण तक की क्लियर कर दे तो भी सफिशिएंट है, Sp संकरण है। अगला एग्जाम्पल देखें हम BF3 का। अब थोड़ा
क्विकली आपको समझ आ जाएगा BF3। बी जो है वो 5 नंबर पे आता है, तो 1s2 2s2 2p1, 1s2 2s2 2p1। तो अब पहली कक्षा, ये पहली कक्षा है, पूरी भर चुकी है, ये संकरण में नहीं जाएगी। ये दूसरी कक्षा है, ये चल रही है, ये संकरण में जाएगी। अब ये संकरण में जाएगी, स्योजी कोष जाता है संकरण में। तो 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। 2p में 1। अब BF3 को देखें तो B के साथ 3F जुड़े हैं, 1 2 3। तो अपने B के साथ 3F जोड़ने, तो कम से कम 3 जगह एक एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अब 3 जगह एक एक इलेक्ट्रॉन कैसे हो सकता है? जब S वाला एक इलेक्ट्रॉन यहाँ P में आ जाए, मतलब B जो है उत्तेजित अवस्था में आ जाए। अभी ये B आध्य अवस्था में है, ग्राउंड स्टेट में है। अब B को हम लोग क्या करेंगे? उत्तेजित अवस्था में लाएंगे। उत्तेजित अवस्था में क्या करेंगे? S का एक इलेक्ट्रॉन P में भेज देंगे, तो 2s में रह जाएगा एक इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन जो है 2p में पहले से था, ये तो पहले से ही था ये वाला। एक s वाला भी p में आ गया, तो ये 2s है, ये 2p है, ये उत्तेजित अवस्था आ गई। अब यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन जुड़ सकते हैं, b के साथ 3f जुड़ सकते हैं, एक इसमें, एक इसमें और एक इसमें। तो इस प्रकार संकरण जो है वो, ये तीनों कक्षक जो है संकरण में भाग ले जाएंगे। अब हम देख रहे हैं एक s और 2p भाग ले रहे हैं, तो sp2 संकरण हो गया। sp2 संकरण से sp2 संकृत कक्षक बनते हैं, और इन संकृत कक्षकों में f जो है वो एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करता है अपने, और BF3 बना देता है, BF3। तो इस प्रकार BF3 बनता है। sp2 संकरण मतलब एक s और 2p कक्षक इसमें भाग लेते हैं। p की आकृति डंबलाकार होती है, डंबलाकार आकृति में ही दिखाना है। तो 3 भाग लिए हैं टोटल, एक s और 2p, तो 3 ही नए बनेंगे। अब 3 sp2 संकृत कक्षक बनते हैं, ये 3 sp2 संकृत कक्षक बन गए, sp2 संकृत कक्षक। अब ये तीनों जो है त्रिभुजीय, समतल त्रिभुजीय आकृति में आ जाते हैं, तो समतल त्रिभुजीय आकृति में इनको लाना है। तो ये एक sp2, ये दूसरा sp2, और ये तीसरा sp2। इस प्रकार समतल त्रिभुजीय आकृति में इनको लाना है। तीनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन उपलब्ध है। अब F का जो एक इलेक्ट्रॉन पड़ा होता है वो P में पड़ा होता है, तो यहाँ F साझा करेगा। अब तो ये F आ गया, अब साझा करने के लिए P में F का एक इलेक्ट्रॉन पड़ा होता है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन का यहाँ साझा करेगा। तो ये BF3 की आकृति बनती है इस प्रकार से। समतल त्रिभुजीय या समतल त्रिकोणीय आकृति बोलते हैं इसको। तो B, इधर F है एक, इधर दूसरा F और इधर तीसरा F, और बंद कोण जो होता है वो 120 डिग्री का होता है। आकृति जो होती है समतल त्रिभुजीय बोल दो चाहे समतल त्रिकोणीय बोल दो। तो इस प्रकार से BF3 का संकरण। अब बात करें हम CH4 की, मैथेन की, तो कार्बन जो है वो 6 नंबर पे आता है, 1s2 2s2 2p2। अब CH4 में C जो है वो 4 बंध बना रहा है, C 4 बंध बना रहा है, तो कम से कम 4 जगह आपको इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक एक इलेक्ट्रॉन, ताकि 4 बंध बन सकें। अभी C जो है वो 2s2, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2s है, ये 2p है। ये कार्बन आध्य अवस्था है, सामान्य अवस्था है, आध्य अवस्था बोल दो चाहे सामान्य अवस्था बोल दो। अब कार्बन ने 4 बंध बनाने हैं, CH4 4 बंध बनाने हैं, मतलब 4 जगह आपको अयुग्मिक इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये S का इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होगा और यहाँ P में चला जाएगा, तो अब 2s में रह जाएगा एक इलेक्ट्रॉन। ये उत्तेजित अवस्था आ गई, उत्तेजित अवस्था, और 2p में 2 पहले से हैं और एक S वाला आ गया। अब 4 बंध बन सकते हैं। तो इस प्रकार जो संकरण बनता है वो एक S कक्षक और 3 P कक्षक भाग लेते हैं और sp3 संकरण बनता है, sp3 संकरण। तो CH4 में जो संकरण है वो sp3 है, एक S और 3 P कक्षक भाग लेते हैं, sp3 संकरण यहाँ होता है CH4 के अंदर, और एक S और 3 P कक्षक भाग ले रहे हैं, तो नए भी 4 ही बनेंगे। जितने कक्षक भाग लेते हैं उतने ही नए बनते हैं, तो 4 sp3 संकृत कक्षक बने हैं यहाँ।
sp3 संकरित कक्षक। अब ये चारों कक्षक जो हैं वो चतुष्फलकीय आकृति में व्यवस्थित हो जाते हैं। तो इस प्रकार CH4 का संकरण जो रहा है sp3 और चारों कक्षक चतुष्फलकीय आकृति में आ जाएंगे। अब चतुष्फलकीय आकृति दिखाएं तो एक sp3 ये आ गया, दूसरा sp3 ये आ गया, तीसरा sp3 ये आ गया और चौथा sp3 भी ऑलमोस्ट यहाँ आ जाएगा। ये चतुष्फलकीय आकृति होती है और बंद कोण यहाँ रहता है 109 डिग्री 28 मिनट का। अब यहाँ H ने साझा कर लिया इसके साथ, CH4 बना जब, तो एक एक इलेक्ट्रॉन C का और एक एक इलेक्ट्रॉन H का, तो इस प्रकार CH4 बनता है। और H के पास जो कक्षक होता है वो होता है S कक्षक। तो अभी इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन पड़ा था, इन संकरित कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन था। अब एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया H का, तो H के पास S कक्षक होता है, एक नंबर पे आता है H, तो ये H आ गया। तो इस प्रकार ये बन गया CH4 और आकृति जो होती है वो होती है चतुष्फलकीय। आकृति होती है कौन सी? चतुष्फलकीय। तो इस प्रकार CH4 की आकृति चतुष्फलकीय और बंद कोण होता है 109 डिग्री 28 मिनट का। 109 डिग्री 28 मिनट का CH4 चतुष्फलकीय आकृति में दिखाना है और बंद कोण होता है 109 डिग्री 28 मिनट का। तो ये संकरण था पूरी डिटेल के अंदर, पूरी डिटेल के अंदर हमने संकरण देखा। अब संकरण को अगर मैं शॉर्ट में बताऊं बिल्कुल आपको कि आपने कैसे संकरण निकालना है, तो शॉर्ट में देखें तो संकरण में सिग्मा बंध और एकाकी युग्म लोन पेयर जोड़े जाते हैं। बस सिग्मा बंध और लोन पेयर जोड़ लो, आपका उत्तर 2 आ सकता है, आपका उत्तर 3 आ सकता है, आपका उत्तर 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा 7 आ सकता है। अगर उत्तर 2 आया है तो इसका मतलब एक S एक P है, मतलब sp संकरण। 2 आया तो एक S एक P। अगर 3 आया है तो sp2 संकरण है। 4 आ गया तो एक S 3P है। 5 आ गया तो sp3 के साथ D भी आ गया, क्योंकि P में 3 ही कक्षक होते हैं, फिर अगला कक्षक चालू हो जाएगा D। 6 आ गया तो एक S 3P 2D और 7 आ गया तो एक S 3P 3D। इतने ही संकरण जो हैं अभी तक जो है हमारे सामने आए हैं, जो भी अणु हैं sp3d3 संकरण तक की हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, देखो जैसे मैंने अभी लिखा CH4, तो C में 4 H जुड़े हैं ना, 4 H जुड़े हैं। अब C आता है कितने नंबर पे? 6 नंबर पे। तो पहले कोश में इलेक्ट्रॉन भरते हैं 2 1s2, दूसरे में भरे थे 4 2s2 2p4 2s2 2p2 2s2 2p2। तो पहले में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 4 इलेक्ट्रॉन है। अब अपने को बात की अपने के संकरण में संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, यानी यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन ही भाग लेंगे। जब 4 इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे तो एक इसमें चला गया, एक इसमें चला गया, एक इसमें चला गया, एक इसमें चला गया, तो 4 तो बंद बन गए सिग्मा। ये सिग्मा बंद है, सिग्मा 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 सिग्मा, और डबल बंद में एक सिग्मा एक पाई होता है। अभी सिंगल बंद है तो सिग्मा है, और एकाकी युग्म कोई बचा नहीं, लोन पेयर कोई बचा नहीं, है ना। 4 में से कोई फ्री बच जाता तो वो लोन पेयर में आता, जोड़ा बच जाता अगर इलेक्ट्रॉनों का, वो आता लोन पेयर में। भी चारों के चारों बंद बनाने में चले गए, तो सिग्मा बंद बने 4, लोन पेयर कोई बचा नहीं, तो उत्तर आ गया 4 उत्तर आ गया। तो इसका मतलब एक S और 3P, मतलब sp3 संकरण यही अपने ऊपर पड़ा था, sp3 संकरण। इसको और आगे चलते हैं, हमने देखें अपने, जैसे NH3 कह दिया कि NH3 में N का संकरण निकालो, तो पहले मेरे को ये पता होना चाहिए N कितने नंबर पे आता है। 7 नंबर पे। पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोश में 5 इलेक्ट्रॉन। ये संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन ही संकरण में भाग लेते हैं, मतलब संकरण में 5 इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे। अब मैं बात करूं N के साथ 3 H जुड़े, NH3 का मतलब N के साथ 3 H जुड़े, तो 3 इलेक्ट्रॉन तो बंध बनाने में गए, एक इस बंध में गया, एक इस बंध में गया, एक इस बंध में गया, थे कितने? 5। 3 बंध बनाने में गए, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन अभी भी N के पास पड़े, 5 थे इसके पास, तो 3 बंध में गए, 2 पड़े। ये सिग्मा बंध है, ये सिग्मा बंध है, ये सिग्मा बंध है, और ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर है, एकाकी युग्म है। तो इस प्रकार इसके पास 3 तो सिग्मा बंध है और 1 लोन पेयर है। अब उत्तर इसका भी 4 आया, इसका मतलब संकरण इसमें भी sp3 है। उत्तर 4 आ गया, तो मतलब एक S 3P sp3 संकरण है। अब आगे चले हम लोग, जैसे मेरे को मान लो संकरण निकालना है, सपोज करें कि IF5 का। अब I हेलोजन है
FCl Br हेलोजन है। हेलोजन के बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। F के निकाल लें आप, F 9 नंबर पे आता है, 1s2 2s2 2p5 9 नंबर पे आता है। तो पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोश में 7 इलेक्ट्रॉन, 2s2 2p5 7 हैं। तो F के 7 होते हैं, तो Cl के भी 7 होते हैं, Br के भी 7 होते हैं, I के भी 7 होते हैं। तो I के बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। अब I के साथ मैंने 5 F जोड़े, 11th लेवल पे हालांकि इतना नहीं है। I के साथ मैंने 5 F जोड़े। अब इलेक्ट्रॉन कितने थे? 7 इलेक्ट्रॉन थे ना। एक इस बंध में गया, 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 5 तो बंध बनाने में गए। इसका मतलब लोन पेयर रह गया एक। तो 5 तो बन गए सिग्मा बंध और एक हो गया एकाकी युग्म। युग्म मतलब जोड़ा। तो इस प्रकार 5 और 1 6 उत्तर आ गया। 6 उत्तर आ गया तो मतलब 1s 3p 2d, क्योंकि p 3 ही होते हैं। तो 6 उत्तर निकालना है। तो 6 उत्तर निकालना, तो s 1 आ गया, p 3 आ गए तो हो गए 4 और d 2 आ गए तो हो गए 6। तो sp3d2 संकरण इसका बन गया। तो IF5 में जो संकरण है वो sp3d2 है। अब ये ध्यान रखना, सिग्मा बंद ही लिया जाता है। अगर डबल बॉन्ड होता है तो उसमें एक पाई बंद आता है। जैसे आप एग्जांपल देखें, जैसे मेरे को कह दिया CO2 में C का संकरण, CO2 में C का संकरण है, तो मैं C कैसे बनाऊंगा? CO2 बनाऊंगा, डबल बॉन्ड हो इधर, डबल बॉन्ड हो इधर, CO2। ये संरचना है CO2 की। अब C आता है 6 नंबर पे, पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 4 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 4 इलेक्ट्रॉन है। 4 है तो एक आ गया इस बंध में, 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 चारों पूरे के पूरे हो गए। कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं बचा इसके पास। अब इसमें एक सिग्मा है, एक पाई है, एक सिग्मा है, एक पाई है, और हमें सिर्फ सिग्मा बंदी जोड़ने हैं। तो सिग्मा 2 ही है, 2 ही सिग्मा है इसके पास। 2 सिग्मा है तो मतलब 1s 1p, लोन पेयर कोई बचा नहीं। 4 इलेक्ट्रॉन थे, चारों को चारों बंध बनाने में गए, और सिग्मा कितने हैं उसमें? 2 ही हैं। 2 सिग्मा तो 1s 1p मतलब sp संकरण है। तो इस प्रकार हम लोग सिग्मा बंध और लोन पेयर की सहायता से भी संकरण ज्ञात कर सकते हैं। तो साथियों, उम्मीद है आपको जो है संकरण की प्रक्रिया या संकरण टॉपिक समझ आया होगा। यदि आपको हमारा वीडियो बेहतर लगा है तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और शिक्षा विभाग के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।